कल की क्लास में हमने 7 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। आज हमें पढ़ना है खाद्य समूह से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से हमें कंप्लीट करना है खाद्य समूह। तब देखना है खाद्य समूह में अनाज एवं तृणधान्य, दाल, शुष्क मेवे एवं तिलहन, दूध एवं दूध से बने उत्पादन, सब्जियां एवं फल, शक्कर, गुड़, शहद, और फिर BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, और HDA यानी स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सब पढ़ के आए ना, PDF मैंने शेयर कर दिया था आप सभी को। तो शरीर निर्माणात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन, ये पढ़ लेंगे। तो शरीर निर्माणात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन, शरीर के निर्माण के लिए क्या क्या साधन हमें चाहिए। तो जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयरन, आयोडीन, जल, इन सब की जरूरत होती है हमारे शरीर की प्राप्ति के लिए। तो हम भोज्य पदार्थ यानी हमारा जो स्रोत है हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोटीन बताया गया है कि आप लोग दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली, सेम आदि से प्राप्त कर सकते हो प्रोटीन। कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां। फास्फोरस के लिए पनीर, अंडा, यकृत, गुर्दा यानी किडनी, सोयाबीन, दालें व साबुत अनाज, दूध, दही। लोहा प्राप्त करने के लिए हरी पत्ती वाली सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, खजूर, मेवा, केला आदि, पालक वगैरह, है ना। आयोडीन प्राप्त करने के लिए प्याज, समुद्री घास तथा समुद्री मछली। और जल तो शुद्ध जल, रसीले फल से भी जो जल प्राप्त होता है, और सब्जियां में ज्यादा पाया जाता है जल, समथिंग 80 से 95% तक जल पाया जाता है सब्जियों में। दूध व अन्य पेय पदार्थ। साबूदाना पता है आपको, मक्का, गेहूं, चावल वगैरह ये साबुत अनाज में आ जाता है। खजूर, ये खजूर का पिक्चर ये है। मेवा जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश। समुद्री घास, रसीले फल, ठीक है, सेब, अंगूर, मौसमी। पेय पदार्थ जैसे कि हम नींबू से, पेय पदार्थ है ना, नींबू से प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्ति के अनुसार वर्गीकरण। तो जैसे कि वनस्पति से हमने पहले भी देखा है, वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ और पशु जगत से खाद्य प्राप्त पदार्थ। ठीक। तो वनस्पति से जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, फलियां या दालें, सब्जियां, वेजिटेबल, फल, फ्रूट, मेवे यानी ड्राई फ्रूट, और चीनी यानी शुगर, ये हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होती है, ठीक है। और पशु जगत से प्राप्त खाद्य वस्तु जैसे कि दूध यानी मिल्क, अंडे, एग, मांस, मीट, मछली, फिश, और शहद यानी हनी। ये जो स्रोत बताए गए ये हमें पशु से प्राप्त होता है, पशु जगत से। फिर जैसे फलिया देखिएगा, फलिया का पिक्चर है। फिर जैसे ये सोयाबीन का फलिया है, नीचे देखिएगा। इसके सोयाबीन का जो पहले फूल लगता है, फिर उसके बाद फूल से फिर उसमें फलियां लगती है, ठीक है। आप माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिएगा। अब पढ़ते अनाज का पोषण मूल्य, न्यूट्रि न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ, एक मिनट, कैरियल्स, कैरियल्स है ना। चलो, अनाज का पोषण मूल्य देखते हैं। तो अनाज में हमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार,
बाजरा और रागी को पढ़ना है, इसमें कितना परसेंटेज पाया जाता है। ठीक है, जैसे गेहूं में पाया जाता है 11%, 11.8, यानी 11 से 12% पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो गेहूं में 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्राम में। ठीक है, समथिंग 100 ग्राम में। चावल इसमें 7.95, मक्का 11.1, और ज्वार 10.5%, बाजरा 11.6%, और रागी 7.3%। तो सबसे ज्यादा इसमें गेहूं में दिखा दिखा रहा है। ठीक है, तो गेहूं में 11 से 12% पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, फिर उसी प्रकार से वसा भी है। अब वसा में इसमें बाजरा में पाया जा रहा है 5.0। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं में पाया जाता है ज्यादा, 71.2। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ज्वार में 72.6 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और रागी में 72 पाया जाता है परसेंट। ठीक है, रागी में तो गेहूं, ज्वार, रागी ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। 70 के इसमें रखना राउंड में, ज्वार, रागी और गेहूं को कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सब जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट कर दिया मैंने, आप लोग बाकी सब टेबल पढ़ सकते हो। ठीक है, खास नहीं। अब पढ़ते हैं दालों का पौष्टिक मूल्य। इस पे पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दालों का पौष्टिक मूल्य, तो प्रोटीन 20 से 25% पाया जाता है दाल में। वसा में, वसा जो होता है वो कम पाया जाता है, एक या 2 ही % पाया जाता है। ठीक है, तो वसा बहुत ही कम पाया जाता है। सोयाबीन 30% पाया जाता है दाल में। सोयाबीन, सॉरी, 1 मिनट। हाँ, इसमें वसा जो सोयाबीन में है ना, वसा पाया जाता है 30%। इसमें ये मिस्टेक है, रहने दीजिएगा ये। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। कार्बोज जो होता है वो दाल में 55 से 60% पाया जाता है। और विटामिन B1, B2 और निकोटिनिक अम्ल यानी B3, ये सब दालों में पाया जाता है, B1, B2, B3। कैल्शियम दालों में, जैसे कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम दाल होगी ना, तो उसमें 60 से लेकर 240 के राउंड में मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, 100 ग्राम हमारे पास दाल होगी तो 60 से लेकर 240 तक, तो 40 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है 100 ग्राम दाल में। फिर लोह लवण, 100 ग्राम हम दाल लेंगे तो उसमें लोह लवण जो होता है वो हमें 5.0 से लेकर 10 मिलीग्राम तक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, कार्बोज ध्यान रखना। ठीक है, चल। अब नेक्स्ट देखते हैं पौष्टिक मूल्य, जहाँ पर हम मेवे व तिलहल यानी आइल को देखेंगे और मेवे को देखेंगे, सूखे मेवे जो ड्राई फूड है उसको देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें 100 ग्राम राउंड पकड़ लीजिएगा। तो मूंगफली में जो है, 100 ग्राम मूंगफली में हमें प्रोटीन जो मिलता है 26.7%, 26.7%। ठीक है, वसा जो होता है वो 40 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, हम्म, ये मूंगफली में ध्यान रखना, वसा, प्रोटीन और वसा। ठीक है, बाकी रहने दीजिए।
नारियल जो है, नारियल में जैसे कि वसा, खनिज, लवण, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, एमिनो अम्ल पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स नारियल में, ध्यान रखना आप लोग, बी कॉम्प्लेक्स। बादाम में प्रोटीन होता है 20 से 30%, ये इंपॉर्टेंट है बादाम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है वो, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है ना। तो प्रोटीन बादाम में जो होता है, प्रोटीन होता है 20 से 30%। और तेल तेल जो होता है बादाम में 40 से लेकर 65% होता है। और इसमें बादाम में कैल्शियम, लोह लवण भी पाया जाता है। और काजू भी इम्पोर्टेंट है। काजू में प्रोटीन होता है 21%। और वसा जो होता है, वसा ज्यादा पाया जाता है, समथिंग 50 के राउंड पकड़ लीजिएगा, है ना, 49%, 50% काजू में पाया जाता है वसा। ध्यान रखना आप लोग। हमें जो 100 ग्राम काजू से 596 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 100 ग्राम काजू से हमें कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 596 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पिस्ता से प्रोटीन जो होता है 23% होता है पिस्ता में। और ग्रीन एलमंड से वसा यानी फैट जो होता है वो 65% फैट होता है। अखरोट, ये ड्राई फ्रूट है, ठीक है, ड्राई फ्रूट ही पढ़ रहे हैं हम, सब ड्राई फ्रूट है, ठीक है। ड्राई फ्रूट और आइल, इस कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, ड्राई फ्रूट आइल। तो उसमें ज्यादातर वसा और प्रोटीन पाया जाएगा ना, है ना। तो प्रोटीन जो होता है वो 15% होता है। और वसा जो होता है 60% होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है अखरोट। तो वसा 60% होता है और प्रोटीन 15% होता है। 100 ग्राम में करीब 650 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अखरोट से। 100 ग्राम अखरोट में 650 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तिल देखते हैं, तिल में जो होता है प्रोटीन 20% होता है। और बाकी कैल्शियम व अन्य खनिज लवण होते हैं। और सरसों में प्रोटीन 20% होता है और तेल जो होता है 40% होता है। सरसों में प्रोटीन 20% और तेल जो होता है 40%। सूरजमुखी में तेल जो होता है वो 40% होता है, तेल यानी वसा, ठीक है, वसा का रूपांतर ये। और बीजों में प्रोटीन्स, उसके सूरजमुखी के बीज में प्रोटीन्स पाया जाता है। पोपी सीड में प्रोटीन तथा वसा पाया जाता है। पोपी सीड में प्रोटीन तथा वसा पाया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा पिस्ता का पिक्चर, ये जो बादाम होता है ना, पिस्ता, ठीक है, ये पिस्ता ही है, ठीक है, ये पिस्ता ही है। कि पिस्ता का इस प्रकार से पिक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। ये ग्रीन एलमंड, ये हरा जो बादाम होता है, ठीक है, हरा बादाम होता है। पोपी सीड, इस प्रकार से पोपी सीड है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। ये देखिएगा पोपी सीड में प्रोटीन तथा वसा पाया जाता है। और पिस्ता और ग्रीन एलमंड, नहीं ये एक ही है ना, प्रोटीन 23% पाया जाता है और वसा 65% पाया जाता है। ये एक ही है, ठीक है, पिस्ता और ग्रीन एलमंड, ठीक है, जो कि जो हरा वाला बादाम होता है उसको बोला जाता है। पोपी सीड इस प्रकार से होता है। अब पढ़ते हैं दूध का दूध का पोषक मूल्य। दूध का पोषक मूल्य, देखिए, दूध में जो जल होता है ना, हमने पहले भी पढ़ा है, 87% होता है दूध में जो जल होता है वो। और वसा जो होता है दूध में 3.50, ठीक है, 3.50 वसा होता है। और प्रोटीन जो होता है 3.35। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4.80। और भस्म व विटामिन होता है 1.10।
ठीक है, तो आप जल, दूध में ज्यादातर जल पाया जाता है, ठीक है। और दूध में क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। जहां पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वहीं पर हम फोकस दे रहे हैं। जी सर। इतना आसान भी नहीं, मतलब सारा ही फिर में तो याद करना पड़ेगा, है ना। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बस जो इम्पोर्टेंट है वही ध्यान रखना। सब्जेक्ट की रचना व पोषक मूल्य, पहले इसके पहले हम आपको और दो तीन डायग्राम दिखा देते हैं ना, जो कि, हाँ, इसके जो भस्म भस्म की चर्चा आई थी ना, तो स्वर्ण भस्म जैसे कि इस प्रकार से होता है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण यानी सोने, गोल्ड को रासायनिक विधि से राग बनाया जाता है, जिसे भस्म कहते हैं। तो सोने को रासायनिक विधि से क्या बनाया जाता है, राग बनाया जाता है, जिसे भस्म कहते हैं। इसको लेना पड़ता है हमें, ठीक है, मतलब ग्रहण करते हैं। स्वर्ण भस्म, भस्म के तत्व से शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। तो स्वर्ण भस्म हम लेंगे तो हमें शरीर के अंदर मजबूती प्रदान करेगा, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इसे बोला गया था ना, स्वर्ण और विटामिन भी दिया था, है ना, भस्म और विटामिन, इसमें दूध में था, वो कम था, ठीक है। तो जो भस्म होता है वो एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह अवसाद, स्मृति, एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क की सूजन और मधुमेह को नियंत्रित रखने में मदद करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सब्जियां की रचना व पोषक मूल्य। जैसे कि छिलके में पाया जाता है सब्जियों के प्रकार, छिलका, छिलके में बाहरी हिस्सा जो होता है छिलका, और मुख्यतः रेशो द्वारा, फाइबर होता है इसमें, है ना। जो बाहरी छिलका होता है अनाज का वगैरह, उसमें क्या होता है, रेशा होता है, फाइबर होता है, ठीक है? हरी पत्तियां, उसमें पोषक मूल्य जो है, जलांश, खनिज लवण, हरी हरी पत्ती में लोह लवण, विटामिन ए, थायमिन, थायमिन यानी बी, है ना, थायमिन यानी विटामिन बी 1, ठीक है, ये ध्यान रखना हरी पत्ती में। फिर रिबोफ्लोविन, फ्लेविन और कैल्शियम तथा स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो थायमिन आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर फल वाली सब्जियां, है ना, फल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां जैसे कि टमाटर में विटामिन ए और सी, विटामिन ए और सी प्राप्त होता है। कद्दू, कद्दू यानी लौकी व गाजर, विटामिन ए, गाजर तो मुख्य स्रोत है विटामिन ए का, ये इंपॉर्टेंट है। और केरोटीन नामक रंजक तत्व भी पाया जाता है, ठीक है, फल और सब्जियां में। फल, कली व डंठल, इसमें जो कि ब्रोकोली, कैल्शियम, ब्रोकोली कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, रिबोफ्लोविन, ठीक है, विटामिन सी, रिबोफ्लोविन, इसमें विटामिन ए और सी, थायमिन, रिबोफ्लोविन और नाइसिन तथा विटामिन, यानी वही विटामिन बोल रहा है, ए और सी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ए और सी आप ध्यान रखना। फल, कलियां व टंडन में पाया जाता है। कंद व मूल, आलू से, आलू, आलू, शकरकंदी, गाजर, ठीक है, ये जो कंद और मूल, आलू है, शकरकंदी और गाजर है, ठीक है। इसमें जो थायमिन पाया जाता है, विटामिन सी एंड ए, ठीक है। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, उतना क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। फ्रूट का पढ़ लेते हैं हम। फ्रूट शब्द फ्रूकट्स से बना है, इसका अर्थ है टू एंजॉय या आनंद, टू एंजॉय या आनंद लेना। फलों को आहार का अनिवार्य भाग माना जाता है, फलों को आहार का अनिवार्य भाग। किसी भी पौधे का बीज युक्त भाग फल कहलाता है, किसी भी पौधे का जो बीज युक्त भाग जो होता है वो फल कहलाता है। फल का विकास पौधे के फूल से होता है, यानी जो पौधा है उसके फूल से ही फल प्राप्त होती है। और फल गुद्देदार एवं रस युक्त भोज्य पदार्थ है ना, गुद्देदार होता है और रस युक्त पदार्थ होता है। इसका प्रयोग विटामिन, खनिज लवण और कार्बोज,
सुगंध तथा स्वाद के लिए किया जाता है। फल का जो प्रयोग होता है विटामिन, खनिज लवण और कार्बोज सुगंध तथा स्वाद के लिए किया जाता है। इसमें जल की भी अधिकता होती है, तो फल में जल की भी होती है। और फल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था ना, कौन सा कार्बोज पढ़ा था हमने फल में, बताइए। लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज। हाँ, फ्रुक्टोज। गुड। फलों में पोषक मूल्य पढ़ लेते हैं। तो जलांश जो होता है वो 70 से 85% होता है। फलों में जो जल की मात्रा भी बहुत सारी होती है, 70% होती है, 70 राउंड। केले में 4% वसा तथा 20% श्वेत सार। श्वेत सार इंग्लिश में किसी को पता है? सर्च कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट श्वेत सार। ओके, ठीक है। अरे हाँ, गूदेदार शर्करा। मतलब ओके ओके, ठीक, अरे कार्बोहाइड्रेट। जो गूदेदार मतलब क्या? यानी रवे टाइप, जो लड्डू खाते हैं ना हाँ हम कैसा रहता है? गोल, हाँ हाँ, ठीक यानी जमा हुआ। ठीक ठीक है, गुदेदार। ठीक ठीक ठीक। जमा हुआ रहता है ना, जैसे सेब देखिए आप लोग, कैसा है? गुदेदार टाइप। ठीक है, उसमें रस भी होता है। तो कार्बोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है 20% होता है, और केले में जो वसा होता है 4% होता है। कार्बोज जैसे केला, अनानास से अनानास होता है, सॉरी, केला और अनानास में कार्बोज होता है। फलों में थायमिन, फलों में रिबोफ्लेविन विटामिन है। ठीक है, थायमिन। फलों में पीले जो फलों में होता है वो केरोटीन पाया जाता है। पीले फलों में केरोटीन पाया जाता है, और इससे विटामिन ए का निर्माण होता है। पीले फल के लिए विटामिन ए होता है ना। और लोहो, लोहो जो लवण होता है, लोहो लवण, आयरन, जो कि नारंगी और अंजीर तथा अंगूर में पाया जाता है। अंजीर इस प्रकार से आप लोग पिक्चर देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं शक्कर तथा गुड़। इसका निर्माण गन्ने के रस से होता है। शक्कर का निर्माण गन्ने के रस और गुड़ का निर्माण, ठीक है, गन्ने के रस से होता है। शक्कर को फास्फोरस की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर सफेद दाने प्राप्त किए जाते हैं। तो शक्कर को फास्फोरस की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर हमें सफेद दाने प्राप्त, जो चीनी बोलते हैं ना, वही शक्कर, हाँ ठीक है, सफेद दाने प्राप्त किए जाते हैं। पोषक मूल्य देख लेते हैं हम। तो प्रोटीन जो होता है शक्कर में 0.1, और गुड़ जो होता है 0.4, और शहद जो होता है ग्राम में, ठीक है, और शहद जो होता है वो 0.3। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा शक्कर में पाया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है शक्कर, गुड़ और शहद ऐसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में ज्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो शक्कर में पाई जाती है, 99.4%, है ना। और गुड़ में 95, और शहद में 79.5। ये जो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, अब कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा पाया जा रहा है शक्कर में, तो ऊर्जा भी ज्यादा ही प्राप्त होगी इनसे, है ना। तो कैलोरी जो होती है वो शक्कर से ज्यादा प्राप्त होती है। 398, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। 398 कैलोरी पाई जाती है शक्कर में, और गुड़
गुड़ से हमें 383% पाया जाता है कैलोरी ऊर्जा, और शहद से 319 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी शक्कर, शक्कर के बाद गुड़ आएगा और गुड़ के बाद शहद आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। चलो बीएमआर देख लेते हैं। बीएमआर का फुल फॉर्म जो होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या काम करता है हमारे सिलेबस में दिया है बीएमआर, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब शरीर में भोजन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, जब भोजन क्या होता है पचकर जब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बेसल मेटाबॉलिज्म दर, जिसे बीएमआर के रूप में जाना जाता है, यह उस कुल कैलोरी की माप करता है, उस कुल कैलोरी को मापता है जो एक व्यक्ति एक दिन में बर्न करता है, जो एक व्यक्ति एक दिन में क्या करता है, बर्न करता है, उसको मापता है। ठीक है, इसको इसी को बोला जाता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एचडीए देख लेते हैं। यह शारीरिक घटना भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, भोजन लेना, पचाना और अवशोषण, ऑब्जर्व करना और आत्मसात करने के लिए शरीर की सभी गतिविधियों पर खर्च की गई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो कुछ हम शरीर में ले रहे हैं, उस जो कुछ खर्च हो रहा है हमारा एनर्जी, उसको प्रदर्शित कर रहा है एचडीए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बताइए, किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। सर एक बारी एसडीए बता दीजिएगा फिर से। ठीक है, एचडीए यह शारीरिक घटना भोजन के अंतर्ग्रहण, इसकी शारीरिक कोई भी घटना, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, यानी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, आत्मसात करने के लिए शरीर की सभी गतिविधियों पर खर्च की गई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो कुछ खर्च होता है, जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं ना, श्वास लेने के बाद जो कि नासा कपाट से श्वास जाती है ना, पहले नासा छिद्र से, फिर नासा कपाट से, लैरिंग फेरिंग से होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलिस और एल्वोली, एल्वोली से फिर सेल, सेल के माइक्रोकार्डिया में जाता है ना, वहां पर फिर ये जो ग्लूकोज आता है, ठीक है, फिर भोजन से प्राप्त, जब वो एटीपी बनता है, खर्च होता है, उसमें भी एनर्जी लगती है ग्लूकोज बनने में। ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है और वहां से जो ग्लूकोज आता है, फिर एटीपी बनता है ना, वहां पर जो कुछ खर्चा लगता है ना, तो एनर्जी लगता है उसमें भी शरीर के लिए, इसी को प्रदर्शित कर रही है खर्चे के लिए। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और आत्मसात करने के लिए सभी गतिविधियों पर खर्च की गई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। भोजन के बाद जानवरों में होने वाले बढ़े हुए चयापचय यानी वेव को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कि हम शुगर भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ना, फैट भी इंक्लूड कर सकते हैं। भोजन के बाद जानवरों में होने वाले बढ़े हुए चयापचय वेव को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, यानी कि कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, ये भी एसडीए से निर्धारित करते हैं। क्योंकि मोटा मोटा जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने कवर करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, आहार के बारे में ये मैं फिर से पीडीएफ भी भेज दूंगा।